अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे इंट्यूशन एंड बिहाइंड द मैथ्स ऑफ डिसीजन ट्रीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले जो सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो ये है कि हमने इतने सारे एल्गोरिदम्स को देखा इस प्लेलिस्ट के अंदर, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, रेगुलराइजेशंस। तो अब डिसीजन ट्रीज की ज़रूरत क्यों है? हम उनके थ्रू भी अपना काम कर रहे हैं। इतने जितने भी हमने एल्गोरिदम्स अब तक देखे हैं उसमें हमारे पास जो डाटा था वो लीनियरली सेपरेबल था। फॉर एग्जांपल, आप एक लाइन के थ्रू उस डाटा को सेपरेट आउट कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास डाटा अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए जो कि लीनियरली सेपरेबल ना हो, तो हम उसको किस तरह से कैटर करेंगे? तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे हम देखते हैं अपनी सबसे पहली स्लाइड को, जिसके हेडिंग है वाई डिसीजन ट्रीज व्हेन यू गेट द डाटा लाइक गिवन बिलो। जैसा कि मुझे यहाँ पे ये डाटा मिल रहा है, इट्स ईजी टू क्लासीफाई through a straight line as they are linearly separable, can easily be separate out through a straight line। लीनियर डाटा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, जैसा कि हमने लीनियर रिग्रेशन और उसके बाद रिज एंड लेजो रिग्रेशन में देखा। बट वॉट इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स डाटा विच कैन नॉट बी लीनियरली सेपरेबल। अब अगर आपके पास इस तरह से एक डाटा मिल रहा है जो कि ज़ाहिर है लीनियरली सेपरेबल नहीं है, देन वी माइट नीड टू स्प्लिट आवर डाटा अगेन एंड अगेन टू कम अप विद डिसीजन बाउंड्रीज। तो ये किस तरह से इसको स्प्लिट करेगा ये हम देख लेते हैं। देखें, इस तरह से इसने एक लाइन ये वाली क्रिएट की, इसने इसको अलग किया, इसको अलग किया, उसको अलग किया। डिसीजन ट्रीज स्प्लिट आवर डाटा अगेन एंड अगेन टू कम अप विद डिसीजन बाउंड्रीज। So when we got any complex problem statement having data which cannot be linearly separable, we usually look forward to decision trees, which works with both classification and regression problem statements. How decision tree works? Decision tree किस तरह से काम कर रहा होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पिक्चर है वो जिसके अंदर जो हमारे आउटपुट हैं वो या तो पर्सन फिट है या अनफिट है। तो तीन उसके फीचर्स हैं, जैसा कि एज पे इन्होंने सबसे पहले जो रूट नोड दी है वो एज दी है। ये जो पहली नोड होती है ये रूट नोड कहलाती है। अगर ये हमारी नोड जो है ईट पिज़्ज़ा वाली, इसके बाद हमारे पास अगर एक और कोई नोड नहीं है, ठीक है ना, अगर वो कंप्लीट यस और कंप्लीट नो की तरफ वो हो चुका है, वो सेपरेट आउट हो चुके हैं, तो ये नोड हमारी लीफ नोड कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रूट नोड है, ये हमारी लीफ नोड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीटली ये सेपरेट हो गया है यस और नो पे। एज लेस देन 30 है और पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो अनफिट है, और पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं तो वो फिट है। एज अगर लेस देन 30 नहीं है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिट है, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो अनफिट है। तो डिसीजन ट्रीज कुछ इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसके अंदर हमने इस तरह से फीचर्स को कर दिया। लेकिन इन रियल वर्ल्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी फीचर्स मौजूद होते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो है वो 50+ फीचर्स हो। फिर आप क्या कर रहे होंगे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रियली मैटर्स इन विच ऑर्डर यू स्प्लिट अप योर एट्रीब्यूट्स। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी रूट नोड क्या रखते हैं और उसके बाद जो आपका ट्री का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चलेगा। इसी के ऊपर इन विच ऑर्डर यू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट्स विल एक्चुअली इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम। इसी के ऊपर एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है कि आपने जितना अच्छा स्प्लिट किया है उतना ही अच्छी वो एक्यूरेसी देगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने फीचर्स को ऑर्डर किस तरह करें। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट ऑर्डर शुड वी यूज टू स्प्लिट आवर एट्रीब्यूट्स टू गेन मैक्सिमम एक्यूरेसी फ्रॉम द मॉडल। हियर कम्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी का एक कॉन्सेप्ट आता है। इट मेजर्स द प्योरिटी ऑफ स्प्लिट। अब प्योरिटी ऑफ स्प्लिट क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी हम एंट्रोपी का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि माइनस परसेंटेज ऑफ ऑल पॉजिटिव लॉग बेस परसेंटेज ऑफ ऑल पॉजिटिव माइनस
percentage of all negative and log base 2 percentage of all negative. So percentage of all positive or negative p plus और p minus है. So purity of split क्या है? It refers to the number of yes and no in a features. All yes or no means it is a pure subset or pure split. अगर हमारे पास किसी फीचर के अंदर 3 yes और 3 no's आ गए, मतलब ये कि हमारे पास किसी फीचर के अंदर, अगर हम अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर देखें तो जिस तरह ईट पिज़्ज़ा थे हमारे पास 3, अगर हमारे पास रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल हमारे पास रिकॉर्ड 6 हैं और उसके अंदर ईट पिज़्ज़ा में 3 यहाँ आ गए और 3 यहाँ आ गए, ठीक है, 3 यस हैं 3 नो हैं, तो ये क्या होगा? ये प्योर सबसेट या प्योर सबस्प्लिट कहलाएगा. मुझे पता है आप कंफ्यूज हो चुके होंगे अब तक कि क्या होता है ये प्योर सबस्प्लिट और एंट्रोपी वगैरह. बताते हैं, एक मिनट. लेट्स सी वी हैव 3 फीचर्स एंड 1 आउटपुट फीचर एंड इट इज़ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 3 फीचर्स मौजूद हैं, F1, F2, F3. ठीक है, F1 के अंदर हमारे पास 9 यस मौजूद हैं और 5 नोज मौजूद हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे F2 में 3 यस हैं 2 नो हैं और यहाँ पे 6 यस हैं 3 नो हैं. ठीक है, अब उसके बाद इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है और यहाँ पे तमाम यस जो थे वो यहाँ आ जाते हैं. यहाँ पे अगर हम फिट और नॉट फिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ईट पिज़्ज़ा के बाद 3 यस आ गए, मतलब सारे यहाँ पे नॉट फिट आ गए और यहाँ पे सारे फिट आ गए. ठीक है, तो सारे यस और सारे नोज. इसी तरह 6 यस और 3 नो थे तो 3 नो यहाँ आ गए और 6 यस यहाँ आ गए. तो ये क्या हो गया? ये जो आखिरी वाले ये वाले जो नोड्स हैं ये दीज आर लीफ नोड्स and can be called as pure subset or pure subsplit. In order to get my leaf nodes quickly, हम अगर अपने चाहते हैं कि हम अपने leaf nodes को जल्द से जल्द लेके आएँ, which we basically want to have, जो कि हम हमेशा चाहते हैं decision trees के अंदर ताकि हमारी accuracy better हो, we need to insert right parameters features on given nodes through entropy calculation. हम entropy calculations के थ्रू इन तमाम नोट्स के अंदर ऐसी वैल्यूज़ रखते हैं एंट्रोपी कैलकुलेशन के थ्रू कि हमें अपने लीफ नोट्स जल्दी मिल जाएं. अब एंट्रोपी की कैलकुलेशन भी देखेंगे. टिप्स, सबसे पहले हम एंट्रोपी की टिप्स देख लें. एंट्रोपी विल बी इन बिटवीन 0 to 1 बिट्स. एंट्रोपी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी. ठीक है, एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 1 मीन्स कंप्लीट इम्प्योरिटी. अगर 1 आ जाता है आपके पास एंट्रोपी तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट इम्प्योरिटी है जिसके अंदर equal number of yes or no's है. When you got entropy is equals to 0, it means stop splitting. जब आपके पास entropy is equals to 0 आ गया तो इसका मतलब है अब आपको splitting रोक देनी है. और 0 कब आता है? जब आपके पास कोई भी yes जो है वो 100% आ जाए, yes या no 100% आपके पास आ जाए तो entropy is equals to 0 आता है. There is one more concept, एक और कॉन्सेप्ट है डिसीजन ट्री का, इन्फॉर्मेशन गेन. अब इन्फॉर्मेशन गेन क्या कर रहा होता है? इन्फॉर्मेशन गेन आपका जो रूट नोड होता है उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है. दिस विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल एंट्रोपीज. ये तमाम नोड्स की एंट्रोपीज कैलकुलेट करेगा और जिसकी इन्फॉर्मेशन गेन सबसे हाईएस्ट होगी उसको ये रूट नोड बना देगा. ठीक है, और इसी की तरह से हमारा स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा होगा. जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, F1, F2, F3, और यहाँ पे F2, F1 और F3 इस तरह से चल रहा है. तो हम कौन सा स्ट्रक्चर हमें लेना चाहिए, ये किस तरह से डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा हमारे इन्फॉर्मेशन गेन से. इन दोनों में से इन्फॉर्मेशन गेन जिसका हाईएस्ट होगा वो स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट कर लेंगे. हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन विल बी सेलेक्टेड एज रूट नोड एट ईच स्टेप. इन दिस वे द स्प्लिटिंग ऑफ डिसीजन ट्रीज विल बी सेलेक्टेड. हर स्टेप के ऊपर इन्फॉर्मेशन गेन चेक हो रही होगी और इसी तरह हम अपना रूट नोड सेलेक्ट कर लेंगे. फॉर्मूला फॉर इन्फॉर्मेशन गेन, ये फॉर्मूला है इन्फॉर्मेशन गेन का. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है, मैं आपको भी समझा देता हूँ उसको. ठीक है, एक्सरसाइज, देयर इज एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट विच वे द स्प्लिटिंग ऑफ डिसीजन ट्री विल बी सेलेक्टेड, ईदर स्ट्रक्चर 1 और 2. 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद है, हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो ये अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके अंदर पहले हमारे पास 9 यस हैं 5 नोज हैं, F2 में हमारे पास 6 यस हैं 2 नोज हैं, F3 में हमारे पास 3 यस हैं और 3 नोज हैं. तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एंट्रोपी इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन ऑफ डिसीजन ट्री. सही है, हमारे पास यहाँ पे F1 है,
F2 है, F3 है, F1 पे हमारे पास 9 यस हैं, 5 नोज हैं, F2 में हमारे पास 6 यस हैं, 2 नोज हैं, F3 में हमारे पास 3 यस है और 3 नोज है। सबसे पहले हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंट्रोपी हम किसकी कैलकुलेट करेंगे? हम F2 की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था? माइनस ऑल परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव्स हैं उनकी। तो हमारे पास पॉजिटिव 6 है आउट ऑफ 8, 6 + 2 8, आउट ऑफ 8 हमारे पास 6 पॉजिटिव है, तो 6/8 हो जाएगा। और log बेस 2 और इसके बाद दोबारा 6/8। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव कितने हैं। नेगेटिव हमारे पास 2 हैं आउट ऑफ 8, 6 + 2 8, तो 2/8 log बेस 2 2/8 0.81। ये हमारी एंट्रोपी आ गई F2 की। इसी तरह हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे F3 की, जो कि हमारे पास 1 आई है, और इसी तरह हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की F1 की, जो कि हमारे पास 0.94 आई, ठीक है। अब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन गेन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेन H ऑफ S माइनस समेशन ऑफ वैल्यू S ऑफ V का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय S डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय H ऑफ S ऑफ V। बताता हूँ, ठीक है, ये समझा देता हूँ मैं आपको। H ऑफ S को अभी आप रहने दें, माइनस, अब आप देख रहे हैं इसको, समेशन को, ठीक है। 8/14, 8/14 क्या है? 8/14 ये है कि जब आपका F2 है उसके पास कितनी वैल्यूज हैं? 6 + 2 8, और टोटल आपके पास कितनी वैल्यूज हैं? 9 + 5 = 14। तो यहाँ पे आपने 8/14 लिखा। H क्या है? H आपकी इस F2 की इंट्रोपी है, जो कि आप बाद में लिखेंगे इधर, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे आएंगे, अब आप F3 की तरफ। F3 में आपने क्या देखा? आपके पास 3 और 3 6 हैं, डिवाइडेड बाय 14 सॉरी 6/14, और यहाँ पे आप एंट्रोपी लिखेंगे, ठीक है। 0.94 ये एंट्रोपी है आपकी F1 की, ये आपने यहाँ लिख दी, ठीक है। आपने इसका टोटल कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आप F1 के रिस्पेक्ट से चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। आपने 0.94 इसकी एंट्रोपी जो हमने कैलकुलेट की थी वो लिख दी। इसके बाद माइनस 8/14 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.81 जो आपकी एंट्रोपी हमने पहले कैलकुलेट की थी, माइनस 6/14, और एंट्रोपी H ऑफ F3 की एंट्रोपी यहाँ पे आ गई। तो गेन हमारे पास आ गया 0.049, जो कि हाईएस्ट गेन है। मैंने एक और का भी चेक किया था, वो कम आया था, तो मैंने 0.049 को ही रहने दिया। हायर द इन्फॉर्मेशन गेन द वे ऑफ स्प्लिटिंग अ ट्री विल बी टेकन अप। अब इसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा है तो इसी तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। विच वन इज़ अ परफेक्ट स्प्लिट which I can use in my decision tree. A machine learning algorithm will actually calculate the information gain to decide the higher to decide. सही है, हमें किस तरह से अपना स्प्लिट जो है वो, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा स्प्लिट जो है डिसीजन ट्री के अंदर वो परफेक्ट स्प्लिट है। इस तरह पता चलेगा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा इन्फॉर्मेशन गेन। जिसका इन्फॉर्मेशन गेन हाईएस्ट होगा उसी को हम उसी तरह से हम अपने ट्री को स्प्लिट कर रहे होंगे। वी यूज गिनी इम्प्योरिटी इंस्टेड ऑफ एंट्रोपी इन मैनी ऑफ आवर स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम। इन सम ऑफ आवर ensemble techniques like random forest, XGBoost, they taking गिनी इम्प्योरिटी एज वेल एज देयर पैरामीटर। गिनी इम्प्योरिटी जो है वो एंट्रोपी का मुतबादिल है, समझ लें आप, ठीक है। तो गिनी इम्प्योरिटी क्या कर रहा होता है? इसका अपना एक फॉर्मूला है, 1 माइनस समेशन ऑफ 1 to n पॉजिटिव्स का होल स्क्वायर। यह भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। बिकॉज गिनी इम्प्योरिटी इज मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, takes shorter period of time for execution as compared to entropy. As there are algorithmic calculations in entropy and Gini impurity doesn't have this in its formula, that's why. ठीक है, अब जो हमारे पास एंट्रोपी है उसके अंदर हमारे पास लॉग के थ्रू हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ एंट्रोपी की, ये देखें एंट्रोपी में हम लॉग की बेस 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉग नहीं होता गिनी इम्प्योरिटी में, ये इस तरह से सिंपल ऑल पीस को कैलकुलेट कर रहा होता है, मतलब जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है उनको माइनस करके स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये लेस अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। एंट्रोपी इज इक्वल टू 1 मीन्स कंप्लीट इम्प्योरिटी।
जब हमारे पास एंट्रोपी इज इक्वल टू 1 आता है तो कंप्लीट इम्प्योरिटी हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यस और नोज हैं वो इक्वल नंबर के अंदर मौजूद है, ठीक है, 50-50% है, विच मीन्स दे आर 50% यस 50% नोज। गिनी इंडेक्स इज इक्वल टू 0.5 मीन्स कंप्लीट इम्प्योरिटी। गिनी इंडेक्स जो है वो 0.5 तक जाता है, वो इसके बाद 1 तक नहीं जाता, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ में शो किया गया है, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो 1 तक जाएगा, यहाँ से ये 1 तक जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। और गिनी इंडेक्स जो है ये 0.5 तक जाएगा और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए गिनी इम्प्योरिटी को हम सेलेक्ट करते हैं। और इस ग्राफ को ज़रूर देख लीजिएगा, इस तरह के सवालात इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे एंसेंबल टेक्निक्स के हवाले से। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।